हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ क्लास 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मैं यह जानता हूं, आप भी यह जानते हैं, बच्चों को जो दिक्कत बार बार आता है वह दिक्कत किस में आता है दोस्तों? तो वह दिक्कत फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा काम ये है कि भाई एक टीचर होने के नाते मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं आपकी दिक्कत को कम ना कर सकूं, खत्म ना कर सकूं, तो फिर मैं टीचर कैसा। लेकिन साथ साथ ये आपकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर अगर कोई बात कह रहे हैं, अगर कोई स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, कोई रणनीति के साथ चल रहे हैं आपके लिए, तो आपको उस रणनीति में हमारा साथ देना चाहिए। क्योंकि हमारे द्वारा बनाया गया जो रणनीति है वो किसके लिए है? आपके उत्तम भविष्य के लिए, आपके उत्तम अंक के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए। दोस्तों, मैं आपके पास आज ही नहीं, हमेशा अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल से आपको रूबरू कराता रहूंगा। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा हुआ है कि फियर को कंट्रोल करने का एक सबसे बड़ा तरीका होता है फेस। आप समझ पा रहे हैं? अगर आपके अंदर फेस करने की कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो फियर आपको छू नहीं सकता। तो जब फियर आपको छू नहीं सकता तो आपको कोई चिंता भी छू नहीं सकती, क्योंकि फियर से ही एंजाइटी आता है, चिंता आता है। कहीं कहीं मैं आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल के साथ साथ साइकोलॉजी भी समझाते हुए चलूंगा, क्योंकि जीवन में आपको पता है कि हाँ, जो मन स्थिति अगर अच्छी है, अगर आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा है, तो आप समझ लीजिए कि आप ऊर्जा से भरपूर होते हैं। और आप उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग अगर आप अपने लक्ष्य में लगाते हैं, अगर आप सफलता प्राप्त करने में लगाते हैं, तो निश्चय ही आपके सफल होने के जो चांसेस होते हैं, संभावना होती है, वह बढ़ जाती है दोस्तों। तो बस इतना आप जान लीजिए कि जो फिजिक्स है उसमें क्लास 11, 12, चाहे जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे क्या बोलते हैं आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, अक्सर यह देखा गया है कि फिजिक्स में उनको दिक्कत है। एकेडमिक में और कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लेकर के बच्चे चिंतित रहते हैं। तो ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, मैं उस चिंता को दूर करने का पूरा प्रयास करूं। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि जैसे फिजिक्स को आप कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम फिजिक्स नहीं समझेंगे तब तक फिजिक्स हमको हार्ड लगेगा। लेकिन जिस दिन आप फिजिक्स समझने लगेंगे, फिजिक्स आपको एक खेल लगेगा। और जिस दिन फिजिक्स आपको खेल लगेगा, उस दिन आप यह समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन का 80% काम उसी समय कर लिया। क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि फिजिक्स की क्या डिमांड है और फिजिक्स आपके लिए क्या क्या कर सकता है। हर सब्जेक्ट का अपना एक महत्व है, हर सब्जेक्ट का अपना एक स्वैग है, फिजिक्स का भी अपना एक स्वैग है। दोस्तों, मेरा यह मानना है, अगर आप फिजिक्स में बहुत अच्छा अगर करते हैं, पढ़ते हैं, सपोज करिए आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की, भगवान करे आपका तैयारी सफल हो, अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से दुर्भाग्यवश अगर बाय द वे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? आपका यही फिजिक्स आपके लिए ढाल बन के खड़ा रहेगा। आपको ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करके, आप अपने फिजिक्स के इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं दोस्तों। तो मेरा मानना यह है कि शिक्षा कभी भी खराब नहीं जाता। सफलता विफलता वो तो अपनी जगह है, लेकिन आपके द्वारा पढ़ा गया कोई भी चीज कभी भी विफल जाने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो फिजिक्स है उसके एक अपने डिमांड है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हर सब्जेक्ट पढ़िए, फिजिक्स को भी साथ में पढ़िए। जाहिर सी बात है, हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें फिजिक्स भी आता है, लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि फिजिक्स में अधिक दिक्कत देखा जाता है। उस दिक्कत को दूर करने का बस एक तरीका है, कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, पढ़िए, आप निश्चय ही फिजिक्स आपको अच्छा लगने लगेगा। इसके साथ अब आगे हम क्वेश्चन को कराते हैं। एक बात और याद रखिएगा, मेरा जो भी क्वेश्चन है वह इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जो और भी बोर्ड जो हैं जैसे आईसीएसई बोर्ड हो गया, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो गया, और भी जो मतलब इंग्लिश माध्यम जो हैं, इंग्लिश मीडियम से जो रिलेटेड बोर्ड हैं और हिंदी मीडियम से जो रिलेटेड बोर्ड हैं, उनके लिए है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप बस इतना जान लीजिए कि जैसे सपोज करिए मैंने यह क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, अब इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी अगर इसको देख रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि कैसे मैं समझूं। तो मैं उनको यह बता दूं कि मैं आपको हिंदी के इस क्वेश्चन को पहले मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको समझाऊंगा। इट मीन्स दैट
कि अगर इंग्लिश में क्वेश्चन है तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को हिंदी में कन्वर्ट करके समझाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, अगर ये हिंदी में है तो इसका सॉल्व हम लोग हिंदी में करेंगे, लेकिन साथ में इंग्लिश भी बोलते चलेंगे। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन होता तो इस क्वेश्चन को हिंदी में समझा करके, और इंग्लिश में तो इंग्लिश वालों को समझ में आएगा ही, और हिंदी में समझा करके जो सॉल्यूशन करता है इंग्लिश में करता, लेकिन साथ में हिंदी भी बोलता हुआ चलता। कुल मिला जुला करके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कैप्चर्ड हो, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास आ जाए, बस मेरा यही मोटो है दोस्तों। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है, पहला क्या ज्ञात करना है दोस्तों आपको, ठीक है, आपको पहला जो ज्ञात करना है, ए तथा बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो दोस्तों एक बात मुझे बताइएगा कि जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है एक सर्किट दिया हुआ है, एक परिपथ दिया हुआ है, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या है, संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए, मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, आपको इसमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है। ए तथा बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, मतलब ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। परिपथ में प्रवाहित धारा, इस सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, आपको आई की वैल्यू निकालनी है। तीसरा क्या है, ए तथा बी के बीच विभवांतर, मतलब यह जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इसके बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और चौथा क्या है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। इट मींस दैट इंडिविजुअली 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यू हैव टू फाइंड दैट। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है, और इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पहले ना इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को, और क्या बोलते हैं, इस प्रतिरोध को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करते हैं, और अभी हम लोग बात करेंगे ए और बी। दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, अभी हम केवल ए और बी के बीच की ही बात करेंगे। तो मुझे बात बताइए, यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पर ना एक क्या बोलते हैं फिगर आपको दिख रहा होगा। तो इस फिगर में याद रखिएगा, जब आप आगे चल करके बीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बीट स्टोन ब्रिज, तो उसमें कुछ नियम होते हैं। पहले उस नियम को मैं आपको समझा दूं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ नियम क्या होते हैं थोड़ा समझिएगा। तो जैसे कुछ ऐसा फिगर दिया रहेगा, बीट स्टोन ब्रिज में आपको जो फिगर दिया रहेगा वो कुछ ऐसा दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो 4 रेजिस्टेंस होंगे वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होंगे, ठीक है। और बीच में क्या लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। चलिए, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इस रेजिस्टेंस का नाम है P और इसका नाम है Q, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, इसका है S, ठीक है। तो जब P और Q का रेशियो, मतलब दैट इज P अपॉन Q, और R और S का रेशियो दैट इज R अपॉन S, जब ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इस वाले लाइन से कोई करंट नहीं जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला जो करंट IG है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आप याद रखिएगा हमेशा। मैंने फिर से कहा कि जब आप आगे बीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जो 4 रेजिस्टेंस होंगे, 4 रेजिस्टेंस होंगे, कुछ इसी प्रकार से अरेंज होंगे। इसका नाम मैंने P दे दिया, इसका नाम मैंने Q दे दिया, इसका नाम मैंने R दे दिया, और इसका नाम मैंने S दे दिया, और बीच में मैंने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो जाहिर सी बात है, इसका कनेक्शन कहां से होगा भाई, कहीं ना कहीं कहां से होगा, बैटरी से ही होगा। जब आप इसका बैटरी से क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे, तो ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, करंट यहां से ऐसे जाएगा, फिर 2 भाग में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है, हमने आपको यह बताया कि जब P अपॉन Q, यह रेजिस्टेंस और यह रेजिस्टेंस का रेशियो, फिर R अपॉन S, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इक्वल होने पर आप बस इतना जान लीजिएगा कि जब इनका रेजिस्टेंस इक्वल हो गया तो इस वाले ब्रांच से कोई भी करंट नहीं जाएगा। इट मींस दैट हमने मान लिया कि गैल्वेनोमीटर के ब्रांच से IG करंट जा रहा है, तो IG करंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए आप क्या करिए, अब यहां से आप एक चीज समझिएगा, मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैंने आपको बीट स्टोन ब्रिज होता है, मैंने उसकी एक झलक दिखाई आपको, ठीक है दोस्तों। अब बीट स्टोन ब्रिज जब आपने समझ लिया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा कि जब जाहिर सी बात है यहाँ पर करंट आएगा, कहां से करंट आएगा, तो करंट आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यह बैटरी है, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी जो है सर्किट में, परिपथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब करंट आएगा दोस्तों, ठीक है, तो करंट आने के बाद यहाँ से 2 भाग में डिवाइड होगा, ठीक है, 2 भाग में डिवाइड होगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, इसको आप मान लीजिए क्या, P,
इसको आप मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R, इसको मान लीजिए S। तो अभी सर ने क्या बताया कि P अपान Q R अपान S, तो P अपान Q करिए तो कितना आ जाएगा 2 अपान 2, R अपान S करिए तो कितना आ जाएगा 2 अपान 2। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 इक्वल टू 1। इट मींस दैट दोनों का रेशियो हमको क्या मिल गया, सेम मिल गया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि इस प्रकार का रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट हो प्रतिरोध का, और दोनों का दोनों जब हम रेशियो जो हम निकाल रहे हैं अगर दोनों का दोनों इक्वल आ रहा है तो रेशियो निकालने पे इक्वल आने पे बस आप एक काम किया करिए, ये जो बीच वाला जो पार्ट है आपका, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब इस वाले ये बीच वाले पार्ट को आप हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, ये बीच वाला पार्ट आपका हट गया अपने से, बिना सोचे समझे ये बीच वाला पार्ट आपका क्या हो गया, हट गया। तो जब बीच वाला पार्ट हट गया तो अब आपको मतलब किससे है, इस 2 ओम से है, इस 2 ओम से है, इस 2 ओम से है और इस 2 ओम से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे करेंगे, हमें निकालना है पहला क्वेश्चन कि ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। तो मुझे एक बात बताइएगा, ए पॉइंट ए है, बी पॉइंट ए है, ठीक है। तो हम थोड़ा एक फिगर साइड में अच्छे से बना लेते हैं। थोड़ा देखिए क्या फिगर ऐसा हो जाएगा, क्या क्या बोलते हैं आपका फिगर जो है, इसको एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसको फिगर थोड़ा कैसे बना लेते हैं, ऐसे बन जाएगा फिगर, ये ऐसे बन गया फिगर। अब ये आपका ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 2 हो गया, यह 2 हो गया, यह 2 हो गया, यह 2 हो गया, बीच वाला पार्ट हट गया। क्यों? क्योंकि जब आपने इसका रेशियो निकाला तो कितना आया, इक्वल। तो यह इक्वल बैलेंस कंडीशन अभी आपको आगे पढ़ना है, सर ने आपको बताया। तो सर ने यह कहा कि बीच वाले पार्ट को उड़ा दो, तो आपने क्या किया, बीच वाले पार्ट को उड़ा दिया। बीच वाले पार्ट को उड़ा दिया तो ये कितना हो गया, 2 2 2 2। अब क्या निकालना है, एक कहां कौन कौन इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है भैया, कहां से जुड़े हुए हैं, ए से जुड़े हुए हैं, और कहां जुड़े हुए हैं सर, बी से जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच का हमको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मुझे एक बात बताइएगा, यह वाला और यह वाला, ठीक है, यह वाला और यह वाला क्या आपको सीरीज में लग रहे हैं, तो हाँ सीरीज में लग रहे हैं। यह वाला और यह वाला क्या लग रहे हैं, आपको सीरीज में लग रहे हैं, तो हाँ सीरीज में लग रहे हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, वो आपस में किस क्रम में हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 ओम के कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब 2 रजिस्टर प्रतिरोध क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उनके प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। तो 2 और 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4। मतलब एक इक्विवेलेंट मिल गया, कितना मिल गया, 4 इसका। तो ये वाला फाइनल। उसके बाद इस 2 और इस 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या मिल जाएगा, दैट इज अ 4। ये भी फाइनल। और दोनों लोग जुड़े कहां से थे, ए से जुड़े थे और बी से जुड़े थे। ये फिगर समझ में आया। फिर अब देख रहे होंगे आप, ये 4 और 4 किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वह कितना होगा दोस्तों, तो मान लेते हैं R है, तो कितना हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/4। और यहां से हमको निकालना है 1/R नहीं निकालना है, हमको R निकालना है। तो R गया ऊपर तो 4 भी चला गया ऊपर, तो R इज इक्वल टू आएगा दोस्तों 4/2, 2 2 जा 4। तो हमें क्या मिल गया दोस्तों, R की वैल्यू मिल गई, कितना मिल गया दोस्तों, 2 ओम मिल गई। ये आपका क्या हो गया, A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध हो गया। ठीक है, तो आपने पहले क्वेश्चन का आपने क्या किया पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिया आपने दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, परिपथ में प्रवाहित धारा पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि अभी आपने जो प्रतिरोध निकाला है, तुल्य प्रतिरोध निकाला है, तो अभी आपने सॉल्व किसको किया, अभी आपने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया। तो इस वाले पार्ट का जो आपका तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया, 2 ओम आया। ठीक है, तो अब एक नया फिगर थोड़ा सा समझते हैं। ये वाला समझ में आ गया होगा, लिखते चलिए क्योंकि हम इरेज भी करते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा भैया, लिखते चलिएगा बराबर, कॉपी के साथ पेनवा भी डोले। ठीक है, आफ्टर दैट आपने इसका इक्विवेलेंट निकाला कितना, तो इसका इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला है,
आपने निकाला है, कितना निकाला है, 2 निकाला है ना, 2 निकाला है। तो आपने इसका इक्विवेलेंट अगर 2 निकाला तो फिगर कुछ कैसा बन जाएगा, क्या ऐसा बन जाएगा क्या, ए ऐसा, और उसके बाद ये आपका ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। और आपका फिगर अभी हो गया ये ऐसे ऐसे। ये वाला कितना है, 3 ओम है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये प्लस माइनस दैट इज 10 वोल्ट हो गया। और ये आपका कितना है, ये आपका कितना हो गया, 2 ओम आपने निकाला है। अब मुझे बात बताइएगा, जब फिगर ऐसा हो गया तो हमसे पूछ रहा है कि सर्किट में करंट पूछ रहा है, तो सर्किट में करंट पूछ रहा है, तो सर्किट में कौन कौन से प्रतिरोध हैं, टोटल प्रतिरोध, तो एक 3 ओम का और एक इसका पूरा रिजल्टेंट आपने निकाला, कितना निकाला, 2। तो मुझे बताइए 3 ओम और ये 2 ओम किस में दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 3 और ये 2 ओम किस में दिख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि इनका और इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो इनका और इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम आर ले लें तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपको सर्किट का टोटल कुल रेजिस्टेंस मिल गया और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है, 10 ओम है, तो क्या आपको आई निकालने में कुछ सोचना पड़ेगा क्या, नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार होता क्या है दोस्तों, V इक्वल टू होता है आई आर होता है। तो आई इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, दैट इज V अपॉन आर होता है, ठीक है। आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर होता है। तो जब आई इक्वल टू V अपॉन आर होता है तो आई इक्वल टू V कितना दिया हुआ है, दैट इज 10 वोल्ट, आपने 10 वोल्ट लिखा, और R कितना दिया हुआ है, आपने 5 निकाला, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आया, 2। इट मींस दैट I बराबर कितना हो गया, 2 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। मतलब आपने दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया। लिखते चलिएगा दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन इसका जो है उसको सॉल्व करते हैं। लिखा है तीसरा, ए तथा बी के बीच विभवांतर बताइए, मतलब ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो मुझे बताइए ए पॉइंट कहां पर था, तो ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट कहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि इस ए और बी, ठीक है ना, इस ए और बी के हाँ इस ए और बी के बीच में आपको क्या बताना है, विभवांतर बताना है। तो मुझे बात बताइएगा, ये जो 10 वोल्ट ये जो बैटरी सप्लाई दे रही है, करंट का सप्लाई दे रही है, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो कहां कहां डिवाइड होगा, एक इसके पास डिवाइड होगा और एक इसके पास डिवाइड होगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं यह पता कर लूं कि 10 वोल्ट में से इस व्यक्ति ने कितना ले लिया ठीक है, तो क्या आप यह नहीं बता पाएंगे कि हाँ बाकी इसको कितना मिला। तो जाहिर सी बात है, हम इसका अगर निकाल लें तो करंट आपको कितना मिल गया है। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। करंट जो है आपको कितना मिल गया, करंट आपको जो मिला वो आई इक्वल टू मिला 2 एम्पियर, एम राइट, ओके। उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है, ए तथा बी के बीच में विभवांतर पूछ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है, टोटल वोल्टेज है बैटरी का वो कितना है, 10 वोल्ट है। ये कहां कहां डिवाइड हो रहा है, 3 ओम के पास, और ये कहां कहां हो रहा है, इस पूरे का अपने इक्विवेलेंट कितना निकाला है, 2 ओम निकाला है, तो 2 ओम के पास। तो अब हमें इसका पूछ रहा है कि ए तथा बी, ठीक है ना, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट कितना है, 2 है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल पूछ रहा है। तो अगर इस 10 ओम में से 3 ओम को कितना मिला, अगर हमें यह पता चल जाए तो हम यह बता पाएंगे कि बाकी का जो है वो 2 ओम को मिला। तो 3 ओम का निकालने के लिए वोल्टेज कैसे करेंगे, पता है आपको, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। आई कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया, तो 2, आर कितना हो गया, 3 हो गया, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 क्या हो गया, वोल्ट। इट मींस दैट इस 3 ओम वाले को जो मिला, 10 ओम की तरफ से जो दान मिला वह 6 वोल्ट का मिला। तो बस इतना बता दीजिए कि 10 में से अगर 6 इसको मिल गया तो इसको कितना गया होगा, तो इसको 4 गया होगा। इट मींस दैट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज वो कितना होगा, 4 वोल्ट होगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसको लिखते चलिएगा भाई, है ना, इसको लिखते चलिएगा। अब 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के उपरांत चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताइए। मतलब इंडिविजुअली जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपको बताना है। तो बस इतना ही, जब विभवांतर पूछ रहा है तो हमको आना चाहिए किसका याद, ओम्स लॉ, ओम का नियम। V = क्या होता है, I इंटू आर। आई कितना निकाले हो, 2 एम्पियर। आर किसके लिए पूछ रहा है, इंडिविजुअल 3 ओम के लिए। तो हमको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर 3, तो 3 2 जा 6 वोल्ट। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपने चौथे क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और विभवांतर क्या है, करंट क्या है, ठीक है ना, उसको बाय एग्जांपल हम कैसे समझ सकते हैं, मैंने अपने 1 शॉर्ट वीडियो में बताए हुए हैं। लेकिन आप जब वीडियो देखेंगे तब ना, जब वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर क्या कहा जा सकता है। वीडियो देख लीजिए, एक बार देखिए, देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि उसको सेकंड टाइम देखना है कि नहीं देखना है। ठीक है, तो उसको आप ना देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है 3 ओम प्रतिरोध के 8 प्रतिरोधों को किस मिश्रित समायोजन से जोड़ा जाए कि उनका परिणामी प्रतिरोध 16 ओम हो, गणना कीजिए। देखिए 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, 3 ओम का 3 ओम रेजिस्टेंस का कितने रेजिस्टेंस है, 3 ओम रेजिस्टेंस का 8 रेजिस्टेंस है। मतलब कहना चाहता हूं मैं कि जो टोटल रजिस्टर लगे हुए हैं वो कितने लगे हुए हैं, 1 2 3, टोटल कितने हैं, 8 रजिस्टर लगे हुए हैं, 8 रजिस्टर लगे हुए हैं। और सबका जो रेजिस्टेंस है वह कितना है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 8 तक है। ठीक है, अब पूछ रहा है उनका परिणामी प्रतिरोध, रिजल्टेंट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह कितना है, 16 ओम है। तो गणना करके बताइए कि आखिर में उसको हम कैसा समायोजन करें, कैसे कॉम्बिनेशन में करें। मतलब जैसे 8 आपके पास रजिस्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, जो 8 तक। अब मुझे बस इतना बताइए कि उनको हम ऐसा कैसे जोड़ दें कि जो हमारा ओवरऑल, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है, वह कितना आ जाए, वह आ जाए दोस्तों 16 आ जाए। तो हमको यहीं पर दिमाग लगाना है। तो इसमें आप क्या करिएगा कि तरह तरह अपना प्रोसेस करिएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जैसे 8 रजिस्टर हैं, उनका रेजिस्टेंस 3 ओम 3 ओम 3 ओम है, और हमको लाना है कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 16 ओम लाना है। और हमारे पास 2 ही कॉम्बिनेशन हमारे पास है, एक कॉम्बिनेशन है सीरीज का और एक है पैरेलल का। तो आप बताइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप एक काम करिए, क्या अगर हम प्रतिरोध को, जो शुरू का 5 प्रतिरोध है, क्योंकि टोटल तो 8 है, ठीक है, टोटल 8 है, पहले हम थोड़ा बना देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 3 ओम, 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 इसका भी 3 ओम। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए सपोज करिए 1 2 3 4 5, इस 5 को अगर मैं सीरीज में ले लूं, किस में ले लूं, सीरीज में, तो जो इसका 5 का जब सीरीज में ले लूंगा, जब इसको मैं श्रेणी क्रम में ले लूंगा, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो कितना आएगा, जाहिर सी बात है 3 + 3 + 3 + 3 + 3। इट मींस दैट अगर 5 रजिस्टर को, ठीक है ना, 5 प्रतिरोध को मैंने क्या किया, श्रेणी क्रम में ले लिया। किस क्रम में ले लिया दोस्तों, श्रेणी क्रम में ले लिया। तो जब 5 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में ले लिया, इट मींस दैट जो मुझे मिला टोटल वो कितना मिला, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ओम मिला। इसका क्या, तुल्य प्रतिरोध क्या मिला, दैट इज द तुल्य प्रतिरोध मिला। क्या मिला,
तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कितना मिल जाएगा, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, मतलब 5 प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम में हमारा आया वो कितना आया, 15 ओम आया। अब हम लोग 16 ओम है, अब हमको 1 ओम और चाहिए। तो 1 ओम के लिए बताइए कि जो बाकी के 3 लोग बचे हैं, अगर इनको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दूं तो 3 3 3, तो पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3/3, कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1। इट मींस दैट कि जब इतने इतने किसमें हो गए, सीरीज में, इतने किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए, सीरीज का जो इक्विवेलेंट आया तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 15 ओम, पैरेलल का जो प्रतिरोध आया वो कितना आया, 1 ओम। अब एक बात बताइएगा, ये आपस में किसमें हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है अगर यह सीरीज में है और यह पैरेलल में है तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वह इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। मतलब 15 ओम और 1 ओम जब सीरीज में हो गए तो सीरीज में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब 15 में हम 1 जोड़ेंगे तो 16 ओम मिलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका यह मतलब है कि शुरू के 5 प्रतिरोध को हम लोग किसमें करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और बाकी के जो 3 प्रतिरोध होंगे उनको हम लोग समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। तो जो हमारा परिणामी प्रतिरोध आएगा, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों, वह 16 ओम आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया। लिखते चलिए, समझते चलिए, करते चलिए, रुकना नहीं है दोस्तों, हारना नहीं है। कैसे आप हार जाएंगे, आप नहीं हार सकते, है ना। थोड़ा परेशानी होता है, मैं जानता हूं, इस जीवन में थोड़ा परेशानी आता है। इस जीवन में ऐसा कभी कभी लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। लेकिन बस एक छोटी सी बात आपको बोलूंगा कि अगर कोई 5 साल का बच्चा है और अगर कोई 10 साल का बच्चा है, तो जो उसके पिता होंगे वो 5 साल की, अगर उनके पास मान लीजिए 2 झोला है, अगर एक 2 किलो का है और अगर एक 8 किलो का है, तो 5 साल के बच्चे को 2 किलो देंगे और 10 साल के बच्चे को 8 किलो देंगे। क्यों पता है आपको? क्योंकि उनको पता है कि कौन कितना भार उठा सकता है। तो अगर दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार इतनी परीक्षाएं क्यों हो रही हैं जिंदगी में, इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है हमारे लाइफ में, ऐसा, तो बस आप इतना, और अगर आप अपनी तुलना किसी और से कर रहे हैं कि उसकी परेशानी की तुलना में मेरी परेशानी ज्यादा है, इसका केवल एक मतलब है दोस्तों, घबराना नहीं है। मालिक को यह लगता है, परमेश्वर को यह लगता है कि नहीं, आपकी कैपेसिटी सामने वाले से ज्यादा है, इसीलिए आपको उसने पैसा दिया हुआ है, ठीक है, पैसा भार दिया हुआ है। तो कभी भी उसको नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। लाइफ में कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो हम कुछ नहीं बने तो क्या होगा, ऐसा नहीं। हर चीज आप तय करने वाले नहीं होते हैं दोस्तों। कभी कभी जैसे क्या है ना कि आपकी एक सीमा है। सीमा का मतलब मैं आपको बता दूं कि देयर आर सेवरल फैक्टर। किसी इवेंट के लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यू आर नॉट ओनली वन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। कई फैक्टर मिलकर सक्सेस होते हैं, लेकिन हाँ, जब आपका एफर्ट चलता है, जब आपकी मेहनत चलती है, तो वो ये कहते हैं ना, सारी कायनात जुड़ जाती है आपको सफल बनाने में, तो वो हो जाता है। लेकिन आपका वो एफर्ट उस टाइप पर लगना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी आपका वह एफर्ट कई फैक्टर पे भारी पड़ जाता है दोस्तों। सफल हो गए, अच्छी बात है, किसी कारण से नहीं हो पाए, इसका मतलब थोड़ी है पढ़े हैं, कामयाब, वो कामयाब हैं आप, आपने जो अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है आप कामयाब हैं, बस इतना आप जान जाइएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं। लिखा है निम्न परिपथ में गणना करिए। यू हैव टू, थोड़ा मैं एक चीज देख लूं। निम्न परिपथ में क्या करना है, गणना करना है। निम्न परिपथ में गणना करना है। क्या गणना करना है? चलिए गणना करिए भाई, कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। सर्किट में ए तथा बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, मतलब ए पॉइंट और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ओके, बैटरी से प्रवाहित धारा, ये बैटरी है, ए प्लस, ए माइनस, ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। बैटरी क्या करता है? सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है। अब यहां पर देखिए क्या है कि आपको ए तथा बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बारी बारी करते चलते हैं, फिर बाकी को समझेंगे।
तो ए और बी के बीच में क्या माजरा है? माजरा है 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ये तीनों का माजरा है। माजरा को कैसे सॉल्व करते हैं? बाजरा से सॉल्व करते हैं, सॉरी। माजरा को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, यह 2 ओम और यह 2 ओम, बस आप इतना बता दीजिए किस में लग रहे हैं। जाहिर सी बात है, यह 2 ओम और यह 2 ओम क्या श्रेणी क्रम में है? तो श्रेणी क्रम में है। कैसे है देखिएगा, अगर हम इसके एक जीरो को 1 मान लें, इसको 2 मान लें, फिर इसके ए वाला 1 हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा, तो इनके बीच में 2 से 1 कनेक्शन है। तो जब 2 1 कनेक्शन होता है, तो मैंने अपने 1 शॉर्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि वह किस में कंसीडर किए जाते हैं? श्रेणी क्रम में किए जाते हैं। तो आपको पता है, जैसे कैसे करेंगे बाबू? तो 2 और 2 आपका कितना हो गया? 4। आपको ए और बी के बीच निकालना, ध्यान दीजिएगा, ए और ए, बी कहाँ है भैया? तो बी ए यहाँ है। ओके, बी लिखना भूल गया था, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। ओके, हाँ, यहां देखिएगा ए और बी है, तो ए 2 और 2 को आपने समझ लिया कि श्रेणी क्रम में है, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो मतलब आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया, 4 मिल गया, ए 4 मिल गया। ठीक है, ठीक है। और यह वाला रेजिस्टेंस भी ए से जुड़ा हुआ है और ये वाला रेजिस्टेंस भी बी से जुड़ा हुआ है। इट मींस दैट इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो भी किससे जुड़ा हुआ है? ए से जुड़ा हुआ है, और किससे जुड़ा हुआ है? बी से जुड़ा हुआ है। और ए और बी से एक लोग और जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं। तो आप इसको ऐसे बना देंगे, दैट इज अ 4, ए आपका 4 हो जाएगा। अभी किस में हो गया भैया? तो समांतर क्रम में हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे निकालेंगे? 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, दैट इज अ 2/4, दैट इज अ 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद आपको कितना आ जाएगा? दैट इज आर इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। यहां से आप देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, आर चला गया ऊपर, तो 2 भी चला गया ऊपर, तो ये आपका आर बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो आर बराबर जब 2 आ गया, आर बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। तो इसका मतलब आपने पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि ए तथा बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोध होगा, वह कितना होगा? 2 ओम होगा। तो आप इसको लिख लीजिए, 2 ओम। ठीक है, यूनिट के बिना किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं होता है ना। कहावत सुनते हैं ना कि ना लागे तोहरा बिन मनवा, तो वही हाल है कि यूनिट के बिना ना फिजिकल क्वांटिटी को मन में नहीं लगता है ना। मनवा बड़ा चंचल है, फिजिकल क्वांटिटी ऐसा कहता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मतलब आप लिख रहे हैं, अगर उसको आप मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहां पर उसका यूनिट का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने मतलब समझ रहे हैं आप? मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपने आई निकाला 2, अभी बोलेगा मनवा ना लागत है, तो 2 ये लगा देंगे, अब बोल रहा है मनवा लागत। इट मीन्स दैट फिजिकल क्वांटिटी अगर आप लिख रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू आ रही है, तो उसमें आप क्या करेंगे? दैट इज आप उसका यूनिट लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, बैटरी से प्रवाहित धारा। तो बैटरी से प्रवाहित धारा है अगर, तो कैसे करेंगे इसको? बस इतना जान जाइए कि V बराबर होता है आई आर। ये आपने सेकंड का आंसर आप निकाल रहे हैं, आई आर होता है, हमको आई निकालना है, तो आई बराबर हो जाएगा V/R। V कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट। आर टोटल आपने कितना निकाला है? अभी आर कितना निकाला है आपने? 2 निकाला है। आर कितना निकाला है आपने? 2 निकाला है, पता है ना आपको। अभी थोड़ा देर पहले आपने आर कितना निकाला है, इसका इक्विवेलेंट कितना निकाला है? 2 निकाला है। तो 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमको आई की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1 एम्पियर। इसको लिखते चलिए। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, वो तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वैद्युत चालक में 3.75 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है। मुझे बात बताइए, कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दिया हुआ है, उसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, टाइम दिया हुआ है प्रति मिनट, मतलब t = 1 मिनट,
हाँ ठीक है ना। और उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा, आपको कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कितना बह रहा है वह बताना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? ऐसे करेंगे, देखिए आपको निकालना क्या है, पहले दिया क्या है तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, n इक्वल टू 3.75 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन। चलिए इतना दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, उस चालक में बहने वाले विद्युत धारा की गणना करिए, हमको आई निकालना है। आई बराबर क्या होता है, Q बाई टी। Q दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पड़े हो NE अपॉन T। तो N कितना दिया हुआ है, तो 3.75 इंटू 10⁻28। E कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, होता ही है, दिया क्या है, होता ही है इतना 10⁻19 1.6 × 10⁻19 कूलम। और T कितना है, तो 1 मिनट। 1 मिनट को हम किसमें बोलेंगे, सेकंड में। 1 मिनट कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको क्या निकल जाएगा, आई। जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ एम्पियर एक यूनिट लगा दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ए तथा बी के मध्य विभवांतर पूछ रहा है। इट मींस दैट ए और बी के बीच की बात हो रही है, ठीक है। तो जब ए और बी के बीच की बात हो रही है तो मुझे बताइए सर्किट हमारा कैसा बन गया था, जब हम इसका और इसका जब हम क्या निकाले थे, तुल्य प्रतिरोध निकाले थे, दो दो कितना मिल गया था हमको, 4 ओम। 4 ओम का हमारा क्या बना था, रजिस्टर 1। और ये वाला कितना है, ये भी कितना है, 4 ओम। और ये दोनों के दोनों क्या थे, ए और ये बी हो गया, ये पैरेलल हो गया। और इनको कितना वोल्टेज दिया जा रहा था, दैट इज 2 वोल्ट दिया जा रहा था। और आपको पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें जो वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इट मींस दैट कि जो 2 वोल्ट अगर सप्लाई मिल रही है तो 2 वोल्ट इसके लिए भी होगा और 2 वोल्ट इसके लिए भी होगा। तो हमसे 4 ओम पूछ रहा है, तो 4 ओम में जो हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। वह कितना मिलेगा, 2 वोल्ट मिलेगा। तो ए तथा बी के मध्य जो विभवांतर होगा, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, लिखा है, हाँ एक क्वेश्चन हो गया आपका। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध पूछा हुआ है, बढ़ता है कि घटता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देख करके आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बस इतना जानिए, क्या जानिएगा कि जब हम पहला क्वेश्चन का जवाब देंगे, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, ठीक है, तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, आर बराबर आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आगे आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें अल्फा जो होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस बढ़ाने पर हमेशा याद रखिए, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आप हमेशा जान लीजिएगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने अभी लिखा फार्मूला ना, आर टी इक्वल टू आर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। इट मीन्स दैट कि आपको यह दिख रहा होगा कि भाई क्या दिख रहा होगा आपको, कि जैसे कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी जैसे है, मान लीजिए अगर रो इक्वल टू होता है, क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी ना तो एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ना तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी जो आपकी प्रतिरोधकता होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वह तार का अपना खुद का एक गुण होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर होता है, ठीक है ना। तो और उसके बाद रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब बारे में मैं लेक्चर दे चुका हूं कि रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन, क्या अंतर, एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से। वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मेरे जो वीडियो है, मेरा प्लेलिस्ट आप ओपन करिए, क्लास 10th में जो मैंने दिया हुआ है उसके 1 शॉट को, न्यूमेरिकल्स को, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, अच्छे से खूब देख लीजिए। मैंने दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको चीजें तो फिर ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप जैसा उचित समझे
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे आवेश को लेके कंफ्यूजन ना पालें, क्योंकि दोनों का आवेश सेम होता है लेकिन नेचर अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन आवेश इनका होता क्या है, जो जो आपका चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्लस लगा तो प्रोटॉन, अब माइनस लगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक, समझते चलिए। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन का समापन हुआ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, यही मैं बार बार कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा। और सब्सक्राइब का सेंस ये है कि आप मुझसे जुड़िए, मेरे द्वारा वीडियो में कुछ भी डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आपके पास जो भी नोटिफिकेशन पहुंचेगा वो बेस्ट से बेस्ट पहुंचेगा। आपको फिजिक्स को लेकर के चिंता नहीं करना है। और एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, फिजिक्स का जब लगभग मुझे लगेगा कि हाँ मैंने काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन कर मतलब काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं बच्चों को, उसके बाद मैं आपका मैथ भी टच करूँगा। क्योंकि जैसे मेरा फिजिक्स में अपना अच्छा एक अनुभव है, वैसे मेरा मैथ में भी बहुत अच्छा अनुभव है। और यह बार-बार देखा गया है कि फिजिक्स और मैथ में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है। और चूँकि मुझे इस बात का दुःख है कि अगर मेरे रहते दिक्कत होता है, तो फिर मैं कैसे उसको एक्सेप्ट कर लूँ। तो मेरा ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक टीचर का कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।